नमस्कार दोस्तों, 24 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो यह है कि ब्लूमबर्ग ट्रैकर के हिसाब से इंडिया में जो पहली कोविड-19 की जो डोज है और जो दूसरी कोविड-19 की जो डोज है उसके बीच का गैप सबसे ज़्यादा है। इंडिया में 100 करोड़ डोजेस दे दी गई हैं। ये तो खैर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जो प्रेजेंट सरकार है वो अपनी वाहवाही भी दिखा रही है और देखिए सच में बात बड़ी भी है। हम लोगों ने 100 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर कर दिए, हालांकि पहले कर देना चाहिए था, बट चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया से इंडिया के डाटा को कंपेयर करोगे तो जो पहली और दूसरी डोजेस के बीच का जो गैप है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। कि अगर बात की जाए ब्लूमबर्ग ट्रैकर के एक रिपोर्ट के हिसाब से तो चाइना की 82% जनता को एक डोज मिल चुकी है और 76% जनता को 2 डोजेस मिल चुकी हैं। तो जिनको एक डोज मिली और जिनको 2 डोजेस मिली, इसका जो रेशियो निकल के आता है वो चाइना में निकल के आता है 1.1%। यूनाइटेड स्टेट्स में ये रेशियो निकल के आता है 1.15%, चूंकि वहां पे 66.2% को एक डोज और 57.3 को दोनों डोजेस। यूरोपियन यूनियन में यही रेशियो निकल के आता है 1.04%, 69% को 1 डोज, 66% को 2 डोज। इंडिया में ये रेशियो निकल के आता है 2.4%। इंडिया में 51% पूरी जनता का एक डोज और 21.9% 2 डोज। अच्छा, ये पूरी जनता के परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ एलिजिबल पॉपुलेशन की बात करिए तो 76% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को इंडिया में एक डोज लग चुकी है, लगभग 71.24 करोड़ डोजेस दी जा चुकी है और 30.06 करोड़ लोगों को 2 डोजेस लग चुकी हैं, लगभग 32% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40 करोड़ लोगों को अभी तक एक शॉट मिला है और लगभग आप कह लो कि और 30 करोड़ फुली वैक्सीनेटेड। समझिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 30 करोड़ फुली वैक्सीनेटेड वालों का मतलब है इनको फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों मिल चुकी हैं और जिनको जिस सिर्फ फर्स्ट डोज मिली वो 40 करोड़ है। तो 30 करोड़ वालों को भी तो फर्स्ट डोज मिली होगी, तो 40 और 30 कितना हो गया? 70 करोड़। ठीक है ना? तो इनको एक डोज मिल चुकी है और 30 करोड़ को लगभग 2 डोज मिल चुकी हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकली मैं ये पर्टिकुलर लाइन आपको समझा रहा हूँ। 40 करोड़ को सिर्फ एक डोज, तो जिसको 30 करोड़ को 2 डोजेस मिली उनको पहले भी तो मिली होगी। तो टोटल लगभग 70 करोड़ आप कह सकते हो कि पहली डोजें दी जा चुकी हैं और 30 करोड़ दूसरी डोज। ओके। इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, बट थोड़ी बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी पूरी दुनिया में है। हर कंट्री को अपनी आखिरी 10 से 15% आबादी को, एलिजिबल आबादी को वैक्सीनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो। चाइना की तो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि चाइना में लोगों की सुनी कहाँ जाती है, वहां पर तो जो सरकार कर देती है वही किया जाता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है आज। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। ममता पांडे ने हमको ज्वाइन किया है, प्रियांशु राय ने हमको ज्वाइन किया है, नेहा सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, कांदुकुरी रेड्डी सुप्रिया ने हमको ज्वाइन किया है, साहिल वर्मा ने हमको ज्वाइन किया है। साहिल वर्मा का ये 4th मंथ से मेंबर। वेलकम बैक साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन नयन भास्कर ने हमको ज्वाइन किया है, तनुश्री अग्रवाल ने हमको ज्वाइन किया है, किरण सरकार ने हमको ज्वाइन किया है, नवीन सैनी ने हमको ज्वाइन किया है, अर्चना जगताप ने हमको ज्वाइन किया, ईशी चौहान ने हमको ज्वाइन किया। तो ईशी चौहान, अर्चना जगताप, नवीन सैनी, किरण सरकार, तनुश्री अग्रवाल, नयन भास्कर, साहिल वर्मा 4th मंथ से मेंबर। वेलकम बैक साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रिकरेंटली जो लोग ज्वाइन करते हैं दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल, और जो भी ज्वाइन कर रहा है दे आर वेरी हेल्पफुल। कांदुकुरी रेड्डी सुप्रिया ने हमको ज्वाइन किया है, नेहा सिंह, प्रियांशु राय एंड ममता पांडे। आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स टू दिस चैनल एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट, थैंक यू। अब देखिए, आप लोग के जेब से एक पेनी निकली है तो दैट इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल टू मी, तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली न्यूज पे चलते हैं। कॉल टू सेपरेट बराक वैली फ्रॉम आसाम ग्रोज लाउडर। देखिए, आसाम का ओवरऑल अगर आप साउदर्न इलाका देखो, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाता है, ये दिखेंगे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी। एक तो है आपकी चचार की डिस्ट्रिक्ट, करीमगंज और हैलाकंडी। अब इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, वैसे तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आसाम की डिस्ट्रिक्ट हैं, बट एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो असमीज भाषा नहीं बोल के ज्यादातर बंगाली भाषा बोलते हैं। और आसाम के अंदर चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज है, तो कोई भी गवर्नमेंट होर्डिंग होगी या कोई भी आप कह लो कि मतलब गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है तो वो आसामीज भाषा में लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आसामीज भाषा और बंगाली भाषा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
इतनी अगल बगल है तो मिलती जुलती होंगी ना भाई। आपको पता है कि भाषा का एवोल्यूशन जगह बाई जगह बदलता रहता है। तो हुआ ये कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आसामीज भाषा में कुछ गवर्नमेंट स्लोगन्स छपे हुए थे। एक्चुअली में जल जीवन मिशन जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है आसाम का, उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आसामीज भाषा में लिख के इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में चिपकाए गए थे। ये 3 भी आसाम में आती हैं, लेकिन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है बंगाली को। बराक वैली की मान सकते हो आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मैंने दिखाई ना, इसको बेसिकली आप बराक वैली भी बोलते हो। तो अब इस बराक वैली में लोग नाराज हो गए, बोले जब हमारी भाषा बंगाली है तो आप आसामीज में यहाँ पे क्यों लिख रहे हो। और फिर क्या हुआ कि इस तरीके की होर्डिंग्स पे कालिक पोत दी गई इस टाइप से। अब जब कालिक पोत दी गई तो भाई आसाम के जो लोग हैं वो नाराज हो गए। तो जो ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन है उसका ये बोलना है कि ये हमारे कल्चर का वो अपमान है, आसामीज लोगों का, आसामीज लैंग्वेज का ये अपमान है, ये भाई आसाम के लोग बोलने लगे। तो कुल मिला के चीजें यहाँ गड़बड़ा रही हैं। जो चचार, हैलाकांडी और करीमगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, ये भले आसाम के अंदर पर इनकी भाषा बंगाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भाषा के नाम पे चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं तो आप बंगाली में छपवा दो पोस्टर, क्या जा रहा है। लेकिन आसामीज में छपवाए गए और यहाँ पे आसामीज की इस पोस्टर के ऊपर कालिक पोत दी गई। हमारे इंडिया में 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कास्ट ले लो, धर्म ले लो, भाषा ले लो, हर चीज पे यहाँ पे लड़ाई होती है। बस मौका चाहिए लोग आपस में लड़ने लगे। अंदर से इस देश के अंदर इतनी ज्यादा आप कह सकते हो डाइवर्सिटी है कि कैसे एक साथ मिलके खड़ा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पूरी दुनिया के सामने। तो कुल मिला के यहाँ पे आसामीज के एक बहुत बड़े लिटरेटियर हैं जो लिटरेचर में काम करते हैं, नगन सैकिया। इनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है कि बेटर ये रहेगा कि जो बराक वैली वाला इलाका है ना आसाम का, इसको आसाम से अलग कर दिया जाए। क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, पहले भी आसाम के अंदर लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बराक वैली की, यहाँ पे चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बंगाली लैंग्वेज है, तो या तो इनको उतना आप एंटरटेन करो। अब आसाम के अंदर असमीज नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, तो वो असमीज ही भाषा जाके छपाएंगे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और वहां पे फिर ये काम होंगे। तो इससे लड़ाई की स्थिति बनती है। और अगर आप बराक वैली में जाओगे तो वहां पे बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल बंगाली यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि असमीज भाषा का प्रयोग तुमने कैसे कर दिया होर्डिंग्स के ऊपर, यहाँ तो बंगाली भाषा छपनी चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ओवरऑल एक लैंग्वेज मूवमेंट इस बराक वैली में चला था 1961 में, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी पुलिस फायरिंग में। ओके, तो लैंग्वेज एक्ट के हिसाब से ये जो आप कह सकते हो कि बराक वैली के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तुमने हमारे इलाके में बंगाली के बजाय आसामीज में पोस्टर छापे हैं, ये गलत है। तो ओवरऑल इशू काफी बड़ा हो गया है। बराक वैली की ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी, बंगला, समझिए। जैसा कि मैंने बताया था 1961 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चला था और उस प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद चूंकि वो काफी वायलेंट होने लगा था, ये स्पेशल प्रोविजन लगाया गया कि ये जो बराक वैली है, चचार, करीमगंज, हैलाकंडी के इलाके हैं, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राज्य की सरकार अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, राज्य की सरकार की लोकल मशीनरी जब इन इलाकों में ऑपरेट करेगी तो वो बंगला भाषा का प्रयोग करेगी, न कि असमीज भाषा की। जनरल स्टडी पेपर 3, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, और चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी, इंडिया के लिए एक और बड़ी बुरी खबर है। एक्चुअली में वॉलमार्ट आपको पता है एक बहुत बड़ा रिटेल जाइंट है, उनके बड़े बड़े स्टोर्स चलते हैं यूएस में। वहां पे इंडिया का एक स्प्रे बेचा जाता है एरोमा थेरेपी का, ठीक है। ये स्प्रेज इंडिया वाले काफी फेमस हैं यूएस के अंदर। अब ये जो स्प्रे बेचा जा रहा है इंडिया का, इसके अंदर एक बैक्टीरियम मिला है, बुरखोल्डेरिया स्यूडोमेलिया, और इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम से एक डिजीज होती है जिसका नाम है मेलियोडोसिस। मेलियोडोसिस एक रेयर डिसीज है जिसने 4 लोगों को यहाँ पे बीमार किया है और 2 लोगों की यहाँ पे जान भी चली गई, ठीक है ना। तो ये जो मेलियोडोसिस नाम की रेयर डिजीज है वो इस बैक्टीरियम की वजह से हो रही है, और वो बैक्टीरियम इंडियन स्प्रे में पाया गया है। ऐसा किसने बोला है, तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बोला है। तो ये बताया गया कि ये जो स्प्रे है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है और इसके ओरिजिन के बारे में यहाँ ज्यादा बात की नहीं गई है। तो अभी 21 अक्टूबर तक 55 वॉलमार्ट स्टोर्स में जहां पे ये स्प्रे बिक रहा था, वो स्प्रे को पूरी तरीके से हटा लिया गया वॉलमार्ट शेल्फ से, ठीक है। तो ये इंडिया का एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर इस पर्टिकुलर स्प्रे को बनाए जाने की बात की जाए तो फ्लोरा क्लासिक इंक नाम की कंपनी इसको बनाई जाती है, और एक ब्रांड है बेटर होम्स एंड गार्डन्स, इस ब्रांड के अंदर इसको बेचा जाता था। और ये जो पर्टिकुलर फ्लोरा क्लासिक है ना,
ये एफिलिएटेड है इंडिया की एक कंपनी रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड से। रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड, इट इज बेस्ड इन टूटीकोरिन, इंडिया। रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड, it is one of the largest manufacturers and exporters of home fragrance and home decor products in India। ठीक है, 2018 से ओवरऑल ये जो फ्लोरा क्लासिक और रमेश फ्लावर्स हैं, दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद गाला कैंडल्स ग्रुप, अ जर्मन कंपनी। तो कुल मिला के जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है यूएसए की, उसने जिन पेशेंट्स ने स्प्रे को इस्तेमाल किया था उनके ब्लड सैंपल्स को चेक किया, उनके घर के आसपास के सॉइल, वाटर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चेक किया, और उसमें ये पर्टिकुलर बैक्टीरियम पाया गया। और इस बैक्टीरियम से होती है ये पर्टिकुलर बीमारी मेलियोडोसिस, जो कि बड़ी रेयर डिजीज है। और ये डिजीज इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट का एक प्रोडक्शन है, 2016 में एक स्टडी करवाई गई थी, और उस स्टडी में पता चला कि दुनिया भर में 1,65,000 केसेस हैं मेलियोडोसिस के, और 1,65,000 में से 89,000 की मौत हो गई। 54% इसका मोर्टिलिटी रेट है। मतलब बीमारी हुई तो 54% चांस है कि आप बचोगे नहीं। तो इसीलिए मेलियोडोसिस बीमारी बड़ी खतरनाक है, और इंडिया में भी ये है। इंडिया में 52,500 केसेस है इसके। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ये जो जानकारी है, अगर ये सही है, सच में इस स्प्रे में ये पर्टिकुलर ये बैक्टीरियम है और इससे बीमारी फैल रही है, तो इसको बंद करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ब्रांड वाले तो अपना सामान बेचते ही रहेंगे, इनको क्या है, इनको तो पैसे से मतलब है, इनको जान माल से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएस पेपर 2 हेल्थ इश्यूज में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया फर्स्ट बानी बफेलो आईवीएफ कॉफ बॉर्न। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आपने नाम सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि किसी जानवर के अंदर से, गाय भैंस के अंदर से, उसका जो एम्ब्रियो होता है, जो उसके एग्स होते हैं, वो निकाले जाते हैं। देखिए, इन एग्स में जब सीमेन मिलता है तब बच्चा बनता है। तो एग्स एक पर्टिकुलर गाय या भैंस से निकाल लिए जाएंगे, उसमें टेस्ट ट्यूब में सीमेन मिलाया जाएगा, उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, और फर्टिलाइज करने के बाद उसको फिर किसी तीसरे जानवर के अंदर घुसेड़ दिया जाएगा। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ पे एक ऐसा काफ, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा गाय का या भैंस का, जिसकी फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, वो ज़्यादा दूध दे सकता है। तो बनी ब्रीड ऑफ बफेलोस, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, वहाँ पे जो बनी ब्रीड है, इसका पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का काफ पैदा किया गया। काफ मतलब इसका बच्चा पैदा किया गया। तो बनी बफेलोस से कुछ ऐसी सुपीरियर बफेलोस हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो और आगे बढ़ा सकें, सुपीरियर बफेलोस के लिए। ये जो बनी बफेलो हैं, ये ऑलरेडी अपने रेजिलियंस और हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के लिए मानी जाती हैं। ये जो कच्छ रीजन है गुजरात का, ये ड्राई रीजन है, एरिड रीजन है। वहाँ पे जो बनी बफेलोज है, वो ऑलरेडी इनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो ट्रस्ट इन्वॉल्व है, वो है जेके बोवोजेनिक्स ऑफ एनजीओ जेके ट्रस्ट। ये सोशल इनिशिएटिव है आपका रेमंड ग्रुप का। ठीक है, तो इसी कच्छ रीजन की गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर के घर पे ओवरऑल 6 प्रेगनेंसीज हुई। 18 रेसिपिएंट बफेलोज में ओवरऑल ये जो फर्टिलाइज्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला सैंपल डाला गया था। 6 प्रेगनेंसीज हुई, एक काफ अभी पैदा हुआ, और आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ काफ और पैदा होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसी पर्टिकुलर IFVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 9 जनवरी 2017 को पहला काफ पैदा हुआ था, जिसका नाम था कृष्णा, और वहां पे भी यही सिमिलर एनजीओ ही इन्वॉल्व था। ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। फिर आगे बात करते हैं। ये जो एनजीओ है, इसने पिछले 24 महीनों में 125 IVF प्रेगनेंसीज की हैं गिर डोनर काऊ की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो IVF का काम है केवल बन्नी ब्रीड में चल रहा है। तो काऊ में जो गिर काऊ है, वहां पे भी ये काम चल रहा है, और ओवरऑल बन्नी ब्रीड में भी ये काम शुरू हो चुका है। तो ये जो डोनर काउज होती हैं, पहले क्या होता है कि बहुत सारी जो काउज हैं बफेलोज, उसमें से बेस्ट काउ या बफेलो को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके एग्स निकाले जाएंगे, उन एग्स को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाएगा सीमेन से, और उसके बाद किसी तीसरी ही बफेलो या काउ के अंदर उस सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स। तो जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर है PS विनोद राज, इनकी जो तमिल फिल्म है कूजांगल, जिसका नाम आप इंग्लिश में कह सकते हो पेबल्स, इसको इंडिया में ऑफिशियल, मतलब इंडिया की तरफ से इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर्स 2022 में। इसको एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म भी बोलते हैं। तो डैनिश फिल्म अनदर राउंड इसको
2021 में ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। अनदर राउंड को थॉमस विंटरबर्ग ने डायरेक्ट किया था। हालांकि अब ये इन्फॉर्मेशन पुरानी हो चुकी है, नई इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। हालांकि अनदर राउंड वाला सवाल अभी भी जो क्वेश्चन पेपर लगे हुए इनमें पूछा जा सकता है। तो ये जो कुजांगल पेबल्स करके ये जो PS विनोद राज की तमिल फिल्म है, इसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन किसने किया? तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक 15 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाई, जिसके चेयरपर्सन थे शाजी एन करुण। इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया है किसको? पेबल्स को। ओके, ये जो 94th अकेडमी अवार्ड्स हैं, ये 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होंगे। कुजांगल फिल्म का प्लॉट क्या है? तो एक अल्कोहलिक फादर है जो बहुत शराब पीता है, गणपति, और उसका बेटा वेलू, ये निकलते हैं अपनी बीवी और अपनी माँ को ढूंढने के लिए। और जब ये निकलते हैं तो रास्ते में इनको नजर आता है कि मदुरई में एक विलेज है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे हालात कितने गंदे हैं। कुजांगल को टाइगर अवार्ड भी मिल चुका है। टाइगर अवार्ड आप कह सकते हो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में इसको दिया गया है। 50th एडिशन था ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम का, और टाइगर अवार्ड इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑनर, ऑस्कर्स के नीचे ही माना जाता है इसको। फिर कुछ और फिल्मों को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जा रहा है, जैसे सुजीत सरकार की जो सरदार उधम सिंह करके मूवी आई है, जिसमें आपके विक्की कौशल है, इसको नॉमिनेट किया गया है। अमित मसूरकर की शेरनी मूवी आई है, जिसको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। फिर अगर देखा जाए तो पिछले साल अगर आप देखोगे तो जोया अख्तर की गली बॉय, लीलो जोस पैलीसूरी की जलीकट्टू, इनको भी नॉमिनेट किया गया था। इससे पहले जो फाइनल नॉमिनेशंस होते हैं ऑस्कर में, उसमें इंडिया की कौन कौन मूवीज पहुंची हैं? तो आशुतोष गोवारिकर की लगान, मदर इंडिया 1958 में, सलाम बॉम्बे 1989 में, इस प्रकार की मूवीज को पहले नॉमिनेट किया गया। इस बार के नॉमिनेशंस याद रखिएगा, जीएस पेपर 1 में आपको काम आएंगे। नेक्स्ट, टर्की ने यहाँ पे धमकी दी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगन, वो कोशिश कर रहे हैं कि 10 कंट्रीज के एनवॉयस को, एम्बेसडर को टर्की से निकाल दें। टर्की के अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली इनको FATF में ग्रे लिस्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के बराबर ये पहुंच गए हैं FATF में। तो जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको रेसिप तैयब अर्दोगन ने बोला है कि जितनी जल्दी हो सके इन 10 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को निकालो। कौन कौन सी 10 कंट्रीज? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, US। क्यों? क्योंकि इन 10 कंट्रीज के एम्बेसडर ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना, ओस्मान कवाला, इसको जेल से निकालो। ओस्मान कवाला बहुत लंबे समय से टर्की की जेलों में बंद है। क्यों बंद है टर्की की जेलों में? देखिए, ये एक टर्किश बिजनेसमैन थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। अनोडोलू कुल्टूर फाउंडेशन है, टर्की की काफी फेमस फाउंडेशन है, उसके ये फाउंडर हैं। तो माइनॉरिटीज के फेवर में काम करना ये कवाला करते थे। टर्किश और अर्मेनियन पॉपुलेशन के बीच में जो लड़ाई है, उसमें रिकंसिलिएशन कराना। टर्की और अर्मेनिया की बनती नहीं है, अभी अजरबैजान की मदद की टर्की ने अर्मेनिया को हराने में। कुर्दिश इशू के पीसफुल सेटलमेंट को लेके ओवरऑल ये जो कवाला थे, ये इन्वॉल्व थे। 2013 में जो टर्की की सरकार के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे, और 2016 में जो अटेम्प्टेड कूप था टर्की के अगेंस्ट, इन दोनों में ही कवाला का हाथ बताया जाता है। ऐसा टर्की के ऑफिशियल स्टांस है। अर्डोगन इस स्टांस को सपोर्ट करते हैं। तो 2013 के प्रोटेस्ट को लेके पहले कवाला को अरेस्ट किया गया, फिर कवाला को छोड़ दिया कोर्ट ने, फिर 2016 के कूप में नाम डाल दिया कवाला का, और उसको फिर से जेल में बंद कर दिया। तो कवाला और अर्डोगन की बनती नहीं है, तो कवाला जेल में बंद पड़े हैं। यहाँ पे जब कवाला के फेवर में इन 10 कंट्रीज ने स्टेटमेंट रिलीज किया, तो यहाँ पे अर्डोगन बोल रहे हैं कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वॉयलेशन कर रहे हो, हम तुमको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करेंगे। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब कि यू आर नो लॉन्गर वेलकम इनटू आवर कंट्री। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, US, ये मेन आप कह सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉक है। इसी के एम्बेसडर्स को निकाल दोगे तो तुमसे दोस्ती कौन रखेगा? तो अर्डोगन साहब की कुर्सी फिर से यहाँ खतरे में नजर आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में एक रेलवे सेक्शन बनाया गया, जिसका नाम है जयनगर कुर्था रेलवे सेक्शन। जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में। 68.7 किलोमीटर का ये रेल लिंक है, और इसमें नेपाली 8.77 बिलियन रुपीस देके इंडिया ने इस पर्टिकुलर रेल नेटवर्क को बनाया है, और अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन नेपाली साइड पे नेपाल को दे दिया गया। 5 स्टेशन आते हैं इसमें, जयनगर, खजूरी, इनरवा, बैदही और कुर्था। यहाँ पे लिखा है 70 रुपए की जनरल क्लास की टिकट होगी, 300 रुपए की AC की टिकट होगी। ट्रेन 115 किलोमीटर प्रति आवर पे चलेगी, और 23 मिनट पे 68 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके
इंडिया नेपाल को कनेक्ट कर देगी। ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये था आज के न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक सवाल है आपसे, 34 यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 34 किलोमीटर का 34 किलोमीटर का नैरो गेज सेक्शन को ब्रॉड गेज सेक्शन में बदला गया। पहली बात तो मुझे बताइए, रेलवे लाइंस में कितने प्रकार के गेज होते हैं? नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, मेन सारे नहीं। और इन अलग अलग गेजेस की विड्थ कितनी उतनी होती है? ये मेरा आपको सवाल है। आज इस पे थीसिस करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताइए। ध्यान रखिए अपना। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।